नमस्कार। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री, जिसका हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, मराठा से था, जिसके अंदर अब हम पॉइंट है कि हुड्डा सम्मेलन जो कि 17 जुलाई 1734 में है। तो बूंदी के उत्तराधिकार को लेकर मराठों ने प्रथम बार राजस्थान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, जिसकी राजपूत शासकों में बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई और वे अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए चिंतित हो उठे। वे मराठों की शक्ति को कम करने के लिए उत्सुक थे। बूंदी में मराठा हस्तक्षेप और मंदसौर में मराठों के हाथों पराजयों से सवाई जयसिंह भी क्षुब्ध था। मालवा में मराठों के बढ़ते प्रभाव के कारण उसे अपने मालवा की सूबेदारी खतरे में दिख रही थी। वे मालवा को रामपुरा के साथ मिलाकर अपने छोटे पुत्र माधो सिंह के लिए एक अलग राज्य स्थापित करने की इच्छा भी रखता था। मारवाड़ का शासक अभय सिंह भी मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहता था। गुजरात में पीलाजी गायकवाड़ की हत्या के प्रश्न को लेकर मराठों के साथ उसके संबंध कटु हो गए थे। वे गुजरात के अधिकांश भाग को मारवाड़ में मिलाने की इच्छा भी रखता था। इसके लिए मराठों की शक्ति को कम किया जाना आवश्यक था। मेवाड़ के क्षेत्रों में बढ़ते मराठा आक्रमणों से महाराणा भी अपने राज्य की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। राजस्थान के अनेक छोटे बड़े राजा भी अपने राज्य सीमा में वृद्धि करने या राज्य की रक्षा हेतु मराठों की शक्ति का अंकुश चाहते थे। ऐसी परिस्थितियों में जयसिंह ने मराठों को मालवा से हटाने के लिए संयुक्त रूप से कार्य योजना बनाने हेतु राजपूत राजाओं का एक सम्मेलन मेवाड़ राज्य की सीमा में स्थित हुरडा गांव, जो कि वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में आयोजित किया। ये सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुआ। अगर हम इस डेट को याद करते हैं ना, ईयर को, तो बहुत इजी है। अगर हम देखें तो 17 × 2 कितना होता है? 34 है ना। चलो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। इस सम्मेलन में मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय, जयपुर के सवाई जयसिंह, जोधपुर के अभय सिंह, कोटा महाराव दुर्जन साल, बीकानेर के शासक सुजान सिंह, नागौर के बख्त सिंह, बूंदी के दलील सिंह, करौली के गोपाल सिंह और किशनगढ़ के राज सिंह आदि शासकों ने भाग लिया। हुड्डा सम्मेलन में मध्य भारत के राज्य रतलाम, शिवपुरी, ईडर, गोड़ और अन्य राजपूत राजाओं ने भी भाग लिया। अतः यह सम्मेलन राजस्थान के राज्यों का सम्मेलन न होकर राजपूत राजाओं का सम्मेलन था। इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए। पहला है कि सभी परिस्थितियों में शासक एक दूसरे के सुख दुख के साथी बने रहेंगे। एक शासक का मान अपमान सभी का मान अपमान समझा जाएगा। दूसरा है, कोई भी शासक एक दूसरे के शत्रु को अपने यहाँ शरण नहीं देगा। तीसरा था, वर्षा ऋतु के बाद सभी शासक अपनी सेनाओं के साथ रामपुरा में एकत्रित होंगे और यदि किसी कारण वे स्वयं नहीं आ सके तो अपने युवराज के नेतृत्व में सेना भेजेंगे। फोर्थ है, मराठाओं के विरुद्ध जो भी अभियान किया जाए वह सर्वसम्मति व संगठित रूप से किया जाए। फिफ्थ पॉइंट है कि मराठाओं के विरुद्ध मुगल बादशाह की भी मदद लेने का निश्चय किया गया। हुड्डा सम्मेलन के निर्णय से मुगल बादशाह को भी अवगत करवाया गया। बादशाह ने मराठों के विरुद्ध राजपूत शासकों को मदद देने का आश्वासन भी दिया। हुड्डा सम्मेलन मराठों के विरुद्ध राजपूत राज्यों द्वारा संगठित होकर कार्य करने की इच्छा शक्ति का प्रतीक था, लेकिन हुड्डा सम्मेलन के निर्णय कार्यान्वित नहीं किए जा सके। महाराणा जगत सिंह ने सम्मेलन के पश्चात राजपूत राजाओं को मराठों के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही के लिए एकत्र करने का समुचित प्रयास नहीं किया। यह सम्मेलन जयसिंह के प्रयासों का परिणाम था, मगर उसे सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं मिलने से वह इसके प्रति उदासीन रहा। जयसिंह, जगत सिंह एवं अभय सिंह के मध्य भी पारस्परिक मतभेद थे। ऐसी स्थिति में राजपूत राजाओं द्वारा मराठों के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही करना संभव नहीं हो पाया। सम्मेलन के निर्णय के अनुसार वर्षा ऋतु के बाद राजपूत शासक अपनी सेनाएं लेकर रामपुरा में एकत्रित नहीं हुए, लेकिन जयसिंह और दुर्जन साल ही सेना लेकर पहुंचे। वे भी मुकंदरा घाटी, जैसे कि कोटा से 22 मील दूर है, तक जाकर लौट आए और इस प्रकार हुड्डा सम्मेलन अपना उद्देश्य प्राप्त करने में असफल रहा। मराठों को जब राजपूतों द्वारा उनके विरुद्ध बनाई गई योजना का पता चला तो उन्होंने
मारवाड़ पर अधिकार करने के बाद मेवाड़ एवं अन्य राज्यों पर धावे बोलने आरंभ कर दिए। सवाई जयसिंह ने मराठाओं से अलग से संधि करके उन्हें बादशाह से अधिक लाभ दिलाने का वादा कर अपने राज्य को मराठा आक्रमणों से बचा लिया, मगर शेष राज्य को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। नेक्स्ट है कि पेशवा बाजीराव का राजस्थान आगमन और चौथ वसूली। 1735 ईस्वी में पेशवा बाजीराव की माता राधाबाई तीर्थ यात्रा हेतु नाथद्वारा व उदयपुर पहुंची, जहां महाराणा ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। इसके बाद वे जयपुर में गलता जी की तीर्थ यात्रा पर गईं और जहां पर सवाई जयसिंह ने उनकी अगवानी व सत्कार किया। मराठे राजपूतों द्वारा राधाबाई के आदर सत्कार से बड़े प्रसन्न हुए। राधाबाई की तीर्थ यात्रा ने जयसिंह और बाजीराव के मध्य बातचीत करने का वातावरण तैयार कर दिया। जयसिंह के आमंत्रण पर पेशवा भी राजस्थान आया और जनवरी 1736 में उदयपुर पहुंचा। इसके बाद पेशवा बाजीराव जयपुर की ओर रवाना हुआ। 4 मार्च 1736 को अजमेर के निकट भमोला नामक स्थान पर जयसिंह और पेशवा के मध्य भेंट हुई, लेकिन बादशाह से पेशवा की मुलाकात करवाने की योजना सफल नहीं हुई और इस प्रकार जयसिंह द्वारा पेशवा की मुलाकात करने के लिए राजस्थान आमंत्रित करने से मराठाओं द्वारा राजपूत शासकों से बलपूर्वक रकम वसूल करने की शुरुआत हुई, जो बाद में मराठा राजपूत संघर्ष का मूल कारण बना। नेक्स्ट पॉइंट है मराठाओं के विरुद्ध कार्यवाही की अन्य योजनाएं। मराठाओं का मालवा पर अधिकार होने के बाद उनका राजस्थान में प्रवेश करना सरल हो गया। 1741 ईस्वी में बागड़ के रास्ते से मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश कर लूटमार मचाई। महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने रावत पृथ्वी सिंह के नेतृत्व में मराठाओं को मेवाड़ी क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए एक सेना भेजी, जिसने मराठों को खदेड़ने में सफलता प्राप्त की। मारवाड़ का शासक अभय सिंह चौथ संबंधी समझौते कर लेने के बाद भी मराठाओं को नियमित रूप से धनराशि नहीं भेज रहा था। अतः 1742 ईस्वी में होलकर और सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेना ने मारवाड़ में प्रवेश कर सोजत, रायपुर और जेतारण में लूट खसोट कर चौथ वसूली की, लेकिन मराठों को इसमें विशेष सफलता नहीं मिली। मारवाड़ के लोग अपने गांवों को नष्ट भ्रष्ट कर भाग जाते थे। मराठों के निरंतर आक्रमणों से राजपूत शासक चिंतित थे। उन्होंने मराठों के विरुद्ध सामूहिक कार्यवाही करने के लिए यत्र तत्र असफल प्रयास भी किए। नवंबर 1741 में कोटा महाराव दुर्जनसाल ने नाथद्वारा में एक धार्मिक महोत्सव का आयोजन किया। इस अवसर पर उसने सवाई जयसिंह, करौली के राजा गोपाल सिंह, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, भैंसरोडगढ़ के ठाकुर सूरत सिंह, बेंगू के देवी सिंह को नाथद्वारा आमंत्रित किया। इन शासकों द्वारा नाथद्वारा में तत्कालीन महत्वपूर्ण राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श के साथ ही मराठों के विरुद्ध सामूहिक कार्यवाही के संबंध में भी विचार विमर्श किया गया, मगर पारस्परिक प्रतिस्पर्धा और निजी स्वार्थों के कारण इस संबंध में ठोस कदम नहीं उठाए जा सके। फरवरी 1742 में सलूम्बर के रावत कुबेर सिंह ने महाराणा जगत सिंह को एक पत्र लिखा, जिसमें मराठों को मालवा से बाहर निकालने की योजना थी। इस योजना के अंतर्गत महाराणा जगत सिंह और सवाई जयसिंह, महाराजा अभय सिंह तथा महाराव दुर्जनसाल को अपनी अपनी सेना के साथ हुरडा में एकत्रित होना था। वहां से चलकर उन्हें मंदसौर में पड़ाव डालने और मराठों को मालवा से बाहर निकालने के लिए सैन्य कार्यवाही करनी थी। मराठों को मालवा से बाहर निकालने के बाद इस प्रांत को राजपूत राजाओं में विभाजित करने का भी सुझाव था। सभी राजपूत राज्यों को इस संबंध में पत्र लिखे गए। बुंदेलों से भी सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया गया, मगर यह योजना केवल पत्रों तक ही सीमित रही और राजपूत शासक पूर्ववत उदासीन बने रहे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठा हस्तक्षेप। 1708 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुंवरी का विवाह जयपुर के शासक सवाई जयसिंह के साथ हुआ और इस विवाह से पूर्व इकरारनामा किया गया, जिसके अनुसार मेवाड़ राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर की गद्दी का वारिस होगा, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो।
1722 ईस्वी में जयसिंह की खिलची रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम ईश्वरी सिंह रखा गया। 1728 ईस्वी में मेवाड़ राजकुमारी चंद्रकुंवरी से माधो सिंह का जन्म हुआ। जयसिंह ने उत्तराधिकार संघर्ष को टालने के लिए 1729 ईस्वी में महाराणा संग्राम सिंह से रामपुरा का पट्टा माधो सिंह के नाम लिखवा दिया। 1743 ईस्वी में जयसिंह की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह राजगद्दी का परंपरागत उत्तराधिकारी होने के कारण सिंहासन रूढ़ हुआ और मुगल सम्राट से मान्यता भी प्राप्त कर ली। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय माधो सिंह को जयपुर की गद्दी पर बिठाना चाहता था, मगर वह अकेला ईश्वरी सिंह से संघर्ष करने की स्थिति में नहीं था। अतः उसने कोटा महाराव दुर्जनसाल का सहयोग प्राप्त किया और वह सेना लेकर जहाजपुर परगने के जामोली गांव पहुंच गए। माधो सिंह और बूंदी का उम्मेद सिंह बुद्ध सिंह का पुत्र, जो दलील सिंह को हटाकर बूंदी का शासक बनना चाहता था, भी उनसे आ मिले। ईश्वरी सिंह भी उनका मुकाबला करने के लिए पंडेर गांव में आ डटा। 40 दिनों तक दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने डटी रहीं, मगर युद्ध नहीं हुआ। कोटा और मेवाड़ के गठबंधन को भंग करने के लिए ईश्वरी सिंह ने अपने मंत्री राजमल खत्री के माध्यम से महाराणा जगत सिंह से वार्ता की और मुगल सम्राट के नाराज होने का भय दिखाकर महाराणा को संधि के लिए तैयार कर लिया, जिसके अंतर्गत उसने माधो सिंह को रामपुरा के अतिरिक्त 5 लाख रुपए वार्षिक आय वाला टोंक का परगना देने का प्रस्ताव रखा। महाराणा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करके जयपुर राज्य से संधि कर ली, मगर संधि करते समय कोटा महाराव दुर्जनसाल को विश्वास में नहीं लेने के कारण वह महाराणा से रुष्ट होकर कोटा चला गया। इस प्रकार कूटनीति के द्वारा ईश्वरी सिंह संघर्ष टालने में सफल रहा। उपर्युक्त संधि के फलस्वरूप कुछ समय के लिए मेवाड़ जयपुर संघर्ष टल गया, मगर माधो सिंह आधा राज्य प्राप्त किए बिना संतुष्ट होने वाला नहीं था। महाराणा जगत सिंह भी इस संधि से संतुष्ट नहीं हुआ। अतः 1744 ईस्वी में जब ईश्वरी सिंह मुगल दरबार में गया हुआ था, जगत सिंह ने माधो सिंह के साथ अपनी सेना लेकर जयपुर की ओर कूच किया। उसने मल्हार राव होलकर से सहायता प्राप्त करने के लिए बाबा बख्त सिंह और रावत कुबेर सिंह को उसके पास भेजा। ईश्वरी सिंह ने भी सिंधिया की सहायता प्राप्त करने के लिए अपने दूत भेजे। मेवाड़ी सेना को जयपुर की ओर बढ़ते देखकर जयपुर के सरदार भी अपनी सेना सहित मेवाड़ की सीमा पर पहुंच गए। उन्होंने महाराणा से झूठे वादे करके समय निकालने की युक्ति निकाली ताकि ईश्वरी सिंह दिल्ली से जयपुर पहुंच सके। जयपुर के सरदारों ने महाराणा के साथ एक संधि भी की और जिसके अनुसार पहला कि जयपुर राज्य का 1/3 भाग माधो सिंह को देना तय किया गया। दूसरा, वे बूंदी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे। यदि मराठों का आक्रमण होता है तो वे सहायता करेंगे। यदि महाराजा ईश्वरी सिंह इन शर्तों को स्वीकार नहीं करता है तो वे उसका साथ छोड़कर माधो सिंह का साथ देंगे। कुछ समय बाद ईश्वरी सिंह पहुंच गया। तब महाराणा को जयपुर के सरदारों की कूटनीति का पता चला। ईश्वरी सिंह की मदद के लिए मराठे भी आ पहुंचे। उन्होंने अर्धरात्रि को महाराणा के शिविर पर आक्रमण किया। प्रातःकाल होते होते महाराणा अपनी सेना और माधो सिंह के साथ उदयपुर की ओर पलायन कर गया। ईश्वरी सिंह ने जामोली समझौता भंग करके टोंक का परगना भी माधो सिंह को नहीं दिया। अपनी पराजय के बाद भी महाराणा जगत सिंह ने माधो सिंह को जयपुर की गद्दी दिलाने का प्रयास नहीं छोड़ा। अक्टूबर 1746 में उसने नाथद्वारा में कोटा महाराव दुर्जनसाल से भेंट कर पुनः जयपुर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उसने मल्हार राव होलकर से सहायता प्राप्त करने के लिए अपने दूत के रूप में खुमान सिंह को भेजा। मल्हार राव 2 लाख रुपए के बदले महाराणा की सहायता करने के लिए तैयार हो गया। राणोजी सिंधिया की सलाह के विपरीत होलकर ने अपने पुत्र खांडेराव के नेतृत्व में 1000 घुड़सवार महाराणा की सहायता के लिए भेजे। सिंधिया ईश्वरी सिंह की सहायता करने के पक्ष में था। 2 प्रमुख मराठा सरदारों के विरोधी मतवाद में राजस्थान के लिए घातक सिद्ध हुए। खांडेराव अपनी सेना लेकर कोटा और मेवाड़ की सेना से आ मिला। तीनों ही सम्मिलित सेनाएं जयपुर की सीमा पर स्थित राजमहल पहुंच गईं। ईश्वरी सिंह की सेना भी यहां से 2 मील दूर पड़ाव डाले
हुए थी। संधि के प्रयास किए गए मगर ईश्वरी सिंह ने संधि की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। फलतः 1 मार्च 1747 को यह युद्ध हुआ। ईश्वरी सिंह के सेनापति हरगोविंद नाटाणी की कुशल रणनीति के कारण जयपुर की विजय हुई। दुर्जनसाल, कोटा, महाराणा उदयपुर और खांडेराव बुंदेलखंड की ओर चले गए। जयपुरी सेना ने मेवाड़ राज्य में लूटमार की। महाराणा द्वारा संधि के लिए निवेदन करने पर ईश्वरी सिंह ने टोंक का परगना माधो सिंह को दे दिया। जयपुर की सेना विजयी होकर लौट गई। महाराणा जगत सिंह द्वितीय और माधो सिंह ईश्वरी सिंह के साथ की गई संधि से संतुष्ट नहीं हुए। महाराणा ने पुणे मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। मराठों में राणोजी सिंधिया और रामचंद्र बाबा ईश्वरी सिंह की सहायता के पक्ष में थे, जबकि मल्हार राव होलकर महाराणा और माधो सिंह की सहायता के पक्ष में था। महाराणा ने पेशवा की एक बड़ी धनराशि देने का प्रस्ताव किया। धनराशि और होलकर के दबाव में पेशवा का झुकाव महाराणा की ओर होने लगा। उसने जयपुर और मेवाड़ के झगड़े को निपटाने के लिए मराठा सरदारों को आदेश भेजे। वे 24 लाख रुपए वार्षिक आय के परगने माधो सिंह को दिलवाना चाहता था। इस हेतु ईश्वरी सिंह को पत्र भी भेजा, मगर ईश्वरी सिंह ने पेशवा की इच्छानुसार समझौते करने से इनकार कर दिया। पेशवा बालाजी बाजीराव ने दिल्ली से दक्षिण लौटते समय 1748 ईस्वी में पुनः एक बार माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के झगड़े को सुलझाना चाहा और उसे महाराणा से चौथ की चढ़ी हुई रकम भी वसूलनी थी। अतः वह राजस्थान आया। निवाई में माधो सिंह पेशवा से मिला। ईश्वरी सिंह ने भी अपने वकील केशव दास को पेशवा के पास भेजा, जहां यह समझौता हुआ कि फागी व बरवाड़ा गांव सहित टोंक, टोडा व मालपुरा के परगने ईश्वरी सिंह माधो सिंह को देगा। माधो सिंह इसके बदले मराठाओं को 10 लाख रुपए 4 किस्तों में देगा। ईश्वरी सिंह 12 लाख रुपए मूल्य के उपहार पेशवा को और 25,000 से 25,000 रुपए के उपहार माधजी और अम्बाजी को देगा। ईश्वरी सिंह ने निवाई समझौते की अवहेलना करके टोंक पर अधिकार कर लिया, तो माधो सिंह, मल्हार राव, गंगाधर तांतिया, उमेद सिंह हाड़ा और महाराव दुर्जनसाल की सम्मिलित सेना ने जयपुर पर आक्रमण के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने टोंक, टोडा और मालपुरा पर अधिकार करके उन्हें माधो सिंह को सौंप दिया। इसके बाद 1 अगस्त 1748 को बगरू में जयपुर की सेना के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में भरतपुर राज्य की सेना ने ईश्वरी सिंह का साथ दिया, मगर जब मराठा सेना ने ईश्वरी सिंह के पीछे जयपुर का मार्ग अवरुद्ध कर दिया तो उसे केशव दास के माध्यम से संधि कर ली, जिसके अनुसार माधो सिंह को जयपुर राज्य के 4 परगने और उमेद सिंह को बूंदी का राज्य देने और मराठों को क्षतिपूर्ति देने का वचन दिया। इसके बाद दोनों दलों की सेनाएं अपनी अपनी राजधानियों में लौट आईं। इसके कुछ समय के लिए शांति हो गई, मगर माधो सिंह अभी भी जयपुर की गद्दी प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहा था। बगरू के युद्ध 1748 ईस्वी में हार के बाद ईश्वरी सिंह ने मराठों को एक बड़ी धनराशि देने का वादा किया था, मगर राज्य की बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति के कारण वह मराठों को वायदा अनुसार राशि नहीं चुका पा रहा था। दूसरी ओर मराठे बकाया राशि के लिए बार बार दबाव डाल रहे थे। मराठा सरदारों ने पेशवा की शिकायत की कि ईश्वरी सिंह बकाया राशि चुकाने में जानबूझकर देरी कर रहा है और इस समय जयपुर की आंतरिक स्थिति खराब थी। ईश्वरी सिंह के योग्य और अनुभवी सलाहकार एक एक करके मर चुके थे। उसके चिड़चिड़े व्यवहार से उसके सामंत और पदाधिकारी क्षुब्ध थे। उसने अपने स्वामी भक्त दीवान केशव दास को विषपान करा के मरवा दिया और शंभू नाई और खानू महावत जैसे निम्न वर्गीय सलाहकारों की सलाह से शासन कर रहा था। बार बार संदेश भेजने के बाद भी मराठाओं को जब बकाया राशि नहीं मिली, तब पेशवा ने बलपूर्वक करके जयपुर पर चढ़ाई रकम वसूल के आदेश दिए। ऐसा भी कहा जाता है कि केशव दास की विधवा ने मराठों को जयपुर पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। मल्हार राव और गंगाधर तांतिया के नेतृत्व में एक सेना जयपुर की ओर रवाना हुई। मार्ग में ईश्वरी सिंह का एक दूत 2 लाख रुपए लेकर मल्हार राव से मिला, मगर मराठा सरदार ने इतनी कम राशि स्वीकार नहीं की। मराठा सेना लेकर लगातार जयपुर की ओर बढ़ती जा रही थी और उसके प्रधान सेनापति हरगोविंद नाटणी की कुटिलता से ईश्वरी सिंह पूर्णतः हताश हो गया और उसने 12 दिसंबर 1750 को की अर्धरात्रि को विषपान करके आत्महत्या कर ली।
मल्हार राव ने जयपुर पहुंचकर माधो सिंह को बुलावा भेजा और 2 जनवरी 1751 को उसे जयपुर की गद्दी पर बिठा दिया। बदले में माधो सिंह से मराठों ने 10 लाख रुपए लेना तय किया। इसके अतिरिक्त उसने टोंक के 4 परगने और रामपुरा भी मल्हार राव को दे दिए। 6 जनवरी 1751 को जयप्पा सिंधिया जयपुर पहुंचा और उसने जयपुर राज्य की आय का 1/3 या कम से कम 1/4 भाग मराठों को देने का लिखित आश्वासन मांगा। इससे राजपूत नाराज हो गए। मराठों की बढ़ती मांगों से माधो सिंह भी खिन्न था। वह मराठों की कठपुतली नहीं बनना चाहता था, अतः उसने मराठा सरदारों को मारने के लिए अनेक षड्यंत्र रचे, मगर उसकी योजनाएं सफल नहीं हुई। मराठों के उच्छृंखल व्यवहार से जयपुर नगर में मराठा विरोधी भावनाएं फैल रही थी। 10 जनवरी 1751 को लगभग 4,500 मराठे नगर के सौंदर्य को देखने और खरीदारी करने के लिए जयपुर नगर में प्रविष्ट हुए। संभवतः कुछ सैनिक के अभद्र व्यवहार से दोपहर में अचानक झगड़ा शुरू हो गया। जयपुर की जनता मराठों पर टूट पड़ी और मराठों का कत्लेआम किया गया। लगभग 1500 मराठे मारे गए और 1000 के लगभग घायल हुए। इस घटना से मराठा शिविर में तैनात का वातावरण व्याप्त हो गया। 19 जनवरी 1751 को माधो सिंह का वकील मराठों से मिला और उन्हें विश्वास दिलाया कि इस दुखद घटना में माधो सिंह का कोई हाथ नहीं है और इस आकस्मिक घटना के लिए वे क्षमा चाहते हैं। मराठों ने निम्न शर्तों के साथ क्षमा प्रदान कर दी। पहला है कि मराठों के जो घोड़े पकड़ लिए गए हैं उन्हें लौटा दिए जाएं। दूसरा, मराठों की जो संपत्ति लूटी गई है उसके एवज में जयपुर सरकार 2 लाख रुपए मुआवजा दे। तीसरा, नगर सेठों को शहर का मुक्ति धन चुकाने का आदेश दें। समझौता होने पर भी मराठों और राजपूतों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध फिर से स्थापित नहीं हुए। कुछ समय तक मराठे धनराशि अदायगी की प्रतीक्षा में ठहरे रहे। माधो सिंह केवल उन्हें आश्वासन देता रहा। अंत में मल्हार राव ने माधो सिंह से धन प्राप्त किए बिना ही वजीर सफदर जंग की सहायता के लिए आगरा की ओर कूच कर दिया और इस प्रकार जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष में अपार जन धन की हानि हुई और मराठों के पैर राजस्थान में दृढ़ता से जम गए। मराठे चौंध, टांके या पुराने कर्जे के रूप में प्रतिवर्ष मेवाड़ और जयपुर राज्य से धन वसूल करने लगे। रामपुरा और टोंक के परगने मल्हार राव ने हथिया लिए। राजस्थान में मुगलों का सब स्थान अब मराठों ने ले लिया। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है जिसमें हमने जयपुर में मराठों का क्या आक्रमण रहा है तो वो हमने देखा है। धन्यवाद।